हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू झासर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट के 5th चैप्टर पृष्ठ रसायन के बारे में पढ़ाऊंगा। पृष्ठ रसायन में हमारी हेडिंग है भौतिक एवं रासायनिक अवशोषण में अंतर। क्या लिखेंगे? भौतिक एवं रासायनिक अवशोषण में अंतर। भौतिक एवं रासायनिक अवशोषण में अंतर। एक तरफ लिख लेंगे हम भौतिक अवशोषण, एक तरफ लिख लेंगे रासायनिक अवशोषण। एक तरफ लिख लेंगे भौतिक अवशोषण, एक तरफ लिख लेंगे रासायनिक अवशोषण, और ऐसे एक बीच में लाइन खींच लेंगे। भौतिक अवशोषण में नंबर 1 लिखेंगे। सॉरी, इसमें एक गलती हो गई है, अधिशोषण है ये, अधिशोषण कर लीजिए आप। अधिशोषण और अधिशोषण, यह लिखो, यह अधिशोषण रासायनिक बंध बनाने के कारण उत्पन्न होता है। यह है भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब इसमें नंबर 1 है, यह दुर्बल वान डेर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नंबर 1 है रासायनिक अधिशोषण में, यह अधिशोषण रासायनिक बंध बनाने के कारण उत्पन्न होता है। अब इसमें नंबर 2 है, यह अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। यह अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। इसमें नंबर 2 लिखना, यह अब अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। यह अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें नंबर 3 लिखिए, भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है तथा ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। बढ़ता है। नंबर 3 इसमें, यह अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। उच्च ताप पर होता है
तथा ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसमें तीन ही पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। ये भी आपके एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। 2-3 बार ये आ भी चुके हैं। और अधिशोषण मैंने आपको बताया था, अधिशोषण क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अधिशोषण आपका होता है सूक्ष्म विभाजन, मैंने लिखाया था, पिछली वीडियो में ही लिखाया था। सूक्ष्म विभाजन व्यवस्था में किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनिक स्पीशीज का एकत्रित होना या इकट्ठा होना अधिशोषण कहलाता है। अब अधिशोषण के मैंने प्रकार करा दिए, 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण, इनके अंतर लिखा दिए। अब अगली हमारी हेडिंग है ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ लिखेंगे ठोसों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक में नंबर एक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो यहाँ लिखेंगे अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लासा तेलीय, ये आपका फर्स्ट ईयर में नियम है। तेलीय, लासा तेलीय, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लासा तेलीय के नियम के अनुसार लासा तेलीय के नियम के अनुसार ताप बढ़ने पर अधिशोषण घट जाएगा। ताप बढ़ने पर अधिशोषण घट जाएगा। ताप बढ़ने पर अधिशोषण घट जाएगा। अब है अगली हेडिंग है हमारी दाब का प्रभाव, या लिखेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव करेंगे तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण
बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ जाता है। अगली हेडिंग है हमारी अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति कठोर पदार्थों की तुलना में कठोर पदार्थों की तुलना में सरंधु तथा महीन चूर्ण के रूप में ठोस पदार्थों पर अधिशोषण अधिक होता है। अधिशोषण अधिक होता है। अधिशोषण अधिक होता है। प्रभावित करने वाले कारकों में इतने ही। अब लिखिए अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के क्या अनुप्रयोग हैं, इसमें लिखेंगे हम। अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण का प्रयोग दैनिक जीवन में अनेकों प्रकार में किया जाता है। यानी कि अधिशोषण का प्रयोग दैनिक जीवन में अनेक है, ऐसे लिख लो। अधिशोषण का प्रयोग दैनिक जीवन में अनेक है। दैनिक जीवन में अनेक है। नंबर 1 लिख लो, गैस मास्क बनाने में, इसमें आप लिख लीजिए थोड़ा। कोयला की खानों से निकलने वाली विषैली गैसों जैसे CO तथा CH4 आदि को दूर करने के लिए मास्क में चारकोल प्रयुक्त होता है। नंबर 2 है नमी दूर करने
में। नंबर 3 है कठोर जल को मृदु बनाने में। कठोर जल को मृदु बनाने में। नंबर 4 है चीनी के निर्माण में। चीनी के निर्माण में। नंबर 5 है पेट्रोलियम के शोधन में। अब चीनी के निर्माण में कैसे प्रयोग किया जाता है? चीनी के निर्माण में जंतु चारकोल का उपयोग चीनी के विलयन को रंगहीन करने में किया जाता है। और कठोर जल को मृदु बनाने में कैसे किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने में प्राय आयन विनिमय रेजिन विधि का उपयोग किया जाता है। रेजिन विधि का उपयोग किया जाता है और जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले आयनों को अवशोषित कर लिया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में कैसे किया जाता है? फुलर की मिट्टी का उपयोग बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम तथा वनस्पति तेलों के शोधन में किया जाता है। यह प्रक्रिया भी अधिशोषण पर आधारित है। एक आप इसमें 6वां और लिख लीजिए रोगों के उपचार में। रोगों के उपचार में बहुत सी औषधियाँ तथा विषैले जीव जंतुओं पर अधिशोषित होकर नष्ट कर देती हैं। विषैले यानी कि बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जो विषैले जीवाणुओं पर अधिशोषित होकर नष्ट कर देती हैं। अब इसी में अगली हेडिंग है हमारी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरण में लिखेंगे उत्प्रेरण वह बाध्य पदार्थ है। उत्प्रेरण वह बाध्य पदार्थ है। वह बाध्य पदार्थ है जिनकी सूक्ष्म मात्रा जिसकी सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देती है, परंतु उसके द्रव्यमान और संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण वह बाध्य पदार्थ है जिसकी सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देती है, परंतु उसके द्रव्यमान और संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसका द्रव्यमान नहीं बढ़ता है। एक इन्वर्टेड कोमा में और लिख लीजिए उत्प्रेरण की परिभाषा, ये आप याद रखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किसी उत्प्रेरक
किसी उत्प्रेरक द्वारा परिवर्तन करने की घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को किसी उत्प्रेरक द्वारा परिवर्तन करने की घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण हो गया आपका। अब है उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ लिख लेंगे आप। उत्प्रेरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। समांग उत्प्रेरण, नंबर 2 विषमांग उत्प्रेरण। समांग उत्प्रेरण और विषमांग उत्प्रेरण। अब हमारी हेडिंग है समांग उत्प्रेरण। समांग उत्प्रेरण। अब समांग उत्प्रेरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं अब समांग उत्प्रेरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो ऐसी अभिक्रिया समांग उत्प्रेरण कहलाती है तथा उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए एसीटेट का जल अपघटन। अब एथिल एसीटेट का जल अपघटन करेंगे तो CH3COO प्लस H2O, ये H2SO4 की उपस्थिति में लिया जाएगा। H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में और ये भी सब लिक्विड फॉर्म में, तो इससे समांग उत्प्रेरक हो गया। अब CH3COO एक यहाँ से, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HHOH, हाँ H केवल यहाँ HOH ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो एक H इसके साथ मिल गई जाके, एक H यहाँ इसके साथ मिल गई, एक OH जो बचा वो C2H5 के साथ मिल गया, यानी कि एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल बना दिया। अब हमारी हेडिंग है विषमांग उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण। अब विषमांग उत्प्रेरण में लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या लिखेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया विषमांग उत्प्रेरण कहलाती है तथा उत्प्रेरक विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है, विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे यहाँ लिखेंगे उदाहरण के लिए, हेबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं। हम आपको प्रत्येक आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। तो हेबर विधि में अमोनिया के लिए पहले हम लेंगे N2, ये हमारा गैस फॉर्म में है, प्लस 3H2, ये भी हमारा गैस फॉर्म में है। ऐसे लगा देंगे, ये आपकी अभिक्रिया रिसाइक्लिंग होती है। 2NH3, तो Fe इसमें जो उत्प्रेरक काम करेगा वो है Fe और वो होगा सॉलिड फॉर्म में, इसलिए ये विषमांग उत्प्रेरक हो गया। ये आपकी हो गई नाइट्रोजन, ये आपकी हो गई हाइड्रोजन, ये आपकी हो गई अमोनिया, ये भी आपकी गैस फॉर्म में निकली है। यहाँ गैस लिख लोगे और गैस का ऐसे सिंबल होता है, ये गैस का सिंबल होता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ झांसर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट में लिख के बोल सकते हैं। हम आपको प्रत्येक आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।